दिल्ली के न्यू जाफराबाद इलाके में बीएसपी एमएलए हाजी अलीम की पत्नी रेहाना के कत्ल के मामले में पुलिस को शक है कि कातिल रेहाना का बेहद करीबी है। पुलिस के शक के दायरे में रेहाना का पति हाजी अलीम भी है। विधायक हाजी अलीम का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उसने करोड़ों की अवैध संपत्ति कब्जाई है। अपोलो सर्कस के मालिक हाजी अलीम पर रेप और सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस विधायक हाजी अलीम से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस को शक है कि क्या वाकई हाजी अलीम हज यात्रा पर गया है या फिर नहीं। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने देर रात रेहाना के घर में फ्रेंडली एंट्री की। कातिलों ने घर में पानी पिया, चाय पी, कत्ल किया और घर का दरवाजा खोलकर निकल गए। हाजी अलीम की 3 बीवियां थी और वो अपनी किसी भी बीवी के साथ नहीं रहता था। पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है कि क्या कत्ल के पीछे हाजी अलीम का पारिवारिक ताना बाना है। रेहाना के शरीर पर चाकुओं के 6 वार किए गए हैं। इतना ही नहीं, उसे गोली भी मारी गई है। यानी कातिल किसी भी हालत में रेहाना को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। हाजी सलीम ने तीसरी शादी अपने से आधी उम्र की एक नेपाली मूल की लड़की से की थी, जो पहले उसके अपोलो सर्कस में ही काम करती थी। लड़की ने विधायक पर रेप का आरोप लगाया था। तब केस को कमजोर करने के लिए उसने लड़की से शादी कर ली। हाजी सलीम आज से 10 साल पहले मेरठ के नौचंदी मेले में स्टॉल लगाता था, लेकिन देखते ही देखते वो अपनी दबंगई के बूते पर करोड़पति बन बैठा और बीएसपी से 2 बार विधायक भी चुना गया। रेप के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला ने सीबीसीआईडी के जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया था। बाबूलाल नागर ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है, लेकिन वो काफी दुखी हैं। दरअसल पूर्व मंत्री रहे नागर का सरकारी बंगला भी अब छिन चुका है। ऐशो आराम की जिंदगी छिन जाने से नागर काफी परेशान है। सूरत में 2 बहनों से हुए रेप के मामले में सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बयान दिया है कि अगर नारायण साईं नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और उनकी बेटी भारती भी बेटे नारायण साईं समेत 4 दिनों से फरार हैं। अब तक इनका कुछ भी पता नहीं लग पाया है। सूरत में आसाराम का शिकार बनी बड़ी बहन की दर्ज कराई एफआईआर के मुताबिक आसाराम की बेटी भारती भी उसे बापू के पास ले गई थी। जोधपुर अदालत में आसाराम के आश्रम के एक पूर्व सेवादार ने केस दर्ज करवाया है। पूर्व सेवादार साल 1995 से आसाराम के आश्रम में था, जिसने जानकारी दी है कि रात में आसाराम की कुटिया में लड़कियों का आना जाना होता था। अपने केस में पूर्व सेवादार ने भी ये लिखा है कि आसाराम के एक रसोई और एक सेवादार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। उसने आश्रम में गैर कानूनी गतिविधियां चलाए जाने का दावा किया है। सेवादार ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। आसाराम की दुनिया में टेटियां फिट करने का मतलब होता था जान से मार देना। न्यूज 24 के हाथ आसाराम के जम्मू आश्रम की एक चिट्ठी लगी है, जिसमें आश्रम के प्रमुख मोहन लाल ने आसाराम से संचालक भोलानंद गुप्ता का टेटिया फिट करने की आज्ञा मांगी है। चिट्ठी में लिखा है कि आश्रम के संचालक भोलानंद आसाराम विरोधी गतिविधियों में शामिल है और लता नाम की वो लड़की जिसको आप ले गए थे, उसके माँ बाप भी भोलानाथ से मिलते हैं। आसाराम के जम्मू आश्रम के नोटपैड से भेजी गई इस चिट्ठी में लिखा है कि संचालक भोलानंद से पूरा आश्रम परेशान है और उनका टेटिया फिट कर तवी नदी में दफनाने की तैयारी हो गई है। सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। चिट्ठी साल 2006 की लिखी गई है। इसमें लता नाम की एक लड़की का जिक्र भी है। चिट्ठी में आसाराम की आज्ञा भी लिखी गई है, जिसके मुताबिक कोई पूछे तो ये कहना कि भोलानाथ को मौन व्रत पर भेज दिया गया है। वडोदरा में महिलाओं ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं को पोस्टरों में दिखाकर उसे जलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने दोनों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
आउटर दिल्ली के अमन विहार इलाके में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। छपरा की रहने वाली प्रियंका के पति का कत्ल उसके ही छोटे भाई ने कर दिया। अपना पति गंवा चुकी प्रियंका भी छोटे भाई के हमले में घायल हो गई है। छपरा की प्रियंका ने रिश्ते में दूर के फूफा लगने वाले हरेंद्र ठाकुर से शादी की। इससे प्रियंका की मां नाराज थी और उसका छोटा भाई काफी नाराज था। अपनी बहन को छपरा ले जाने के लिए भाई दिल्ली आया था। प्रियंका ने जाने से इनकार किया तो हाथापाई हुई। तब बीच बचाव कर रहे हरेंद्र को उसने सीने में चाकू मार दिया। दिल्ली के कल्याणपुरी में 12वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक तरफा प्यार में असफल होने पर मनदीप ने यह कदम उठाया। खुदकुशी से पहले उसने अपनी नसें काटकर प्रेमिका का नाम लिखा। मनदीप की कलाई पर किसी लड़की का नाम लिखा था। मनदीप के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के हनीनगर थाने में एक पुलिस वाले की बदसलूकी का शिकार हुए दीपक वर्मा नाम के शख्स ने पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। ये स्टिंग अब फेसबुक पर काफी चर्चित हो चुका है और इसके 26,000 शेयर हो चुके हैं। दीपक ने सब इंस्पेक्टर से भी शिकायत की थी, लेकिन थाने में भी उसे बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। इस वीडियो को अब पूरा देश देख रहा है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस सबक लेगी। मुंबई में एक साईं मंदिर में महिला पुरुष ने अपने बच्चे के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। महिला ने साईं की पादुका चुरा ली है। उसके पति की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से तलाश शुरू कर दी है। अमृतसर में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने काउंटर इंटेलिजेंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और 30 करोड़ रुपए कीमत की 6 किलोग्राम हेरोइन को जब्त कर लिया। मुंबई में अपनी पत्नी के अवैध रिश्तों से परेशान एक शख्स ने लाइव सुसाइड का वीडियो बनाया। सुसाइड करने से पहले उसने अपने 3 साल के बच्चे को सुलाया, फिर वीडियो बनाया और खुदकुशी कर ली। 18 मिनट के इस वीडियो में सुसाइड से पहले शख्स ने अपनी आपबीती और दुख को जाहिर किया है। 9 साल तक अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते से परेशान रहने वाले शख्स ने सुसाइड वीडियो में अपना दर्द बयां किया है। मुंबई के कल्याण में 2 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया। दोनों की उम्र 10 और 12 साल है। बैंक कर्मचारी पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पति अब तक फरार है। आरोपी पति पत्नी बिहार के से 3 बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर मुंबई लेकर आए थे और वहां उनसे जबरन जोर जबरदस्ती और मारपीट कर काम करवाते थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जमकर हिंसा हुई। फूड पॉइजनिंग से कई के बीमार होने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में अनशन पर बैठे वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने अनशन से उठा दिया है। पुलिस जगन को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले गई। जगन को एहतियातन कस्टडी में लेकर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा गया है। जगन रेड्डी शनिवार से अनशन पर बैठे हुए हैं और कल उनके अनशन का 5वां दिन था। अनशन के कारण जगन की सेहत खराब थी। डॉक्टरों ने उनकी जांच के बाद अनशन खत्म कर देने की सलाह दी थी। उनका शुगर लेवल लगातार गिर रहा था। अनशन पर उठाए जाने से पहले जगन मोहन रेड्डी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव तेलंगाना के खिलाफ जनमत होगा। अलग तेलंगाना के खिलाफ टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के अंदर भवन में अनशन कर रहे हैं। उनके अनशन का आज 4था दिन है। कल शाम को यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की मांग पर जगन की मां एस विजयम्मा ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से 20 मिनट तक मुलाकात की थी और इस बारे में उन्हें ज्ञापन भी दिया था। हालांकि बीजेपी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और तेलंगाना के हक में है, लेकिन साथ ही ये भी चाहती है कि सीमांध्र के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना मामले पर वाईएसआर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। जगन मोहन की मां विजयम्मा ने प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर अपने पार्टी की राय रखी। सीमांध्र के कई सांसदों के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैबिनेट में कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रधानमंत्री उनके पोर्टफोलियो दूसरे मंत्रियों में बांटने का मन बना रहे हैं। जगन के अनशन के बाद दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तेलंगाना पर विरोध प्रदर्शन और धरने ने पकड़ा जोर। टीआरएस के सांसदों और विधायकों ने गवर्नर से मुलाकात कर तेलंगाना का विरोध किया।
चक्रवाती तूफान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट तक पहुंच चुका है और 48 से 72 घंटे में आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान से पहले आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई है। हैदराबाद में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रैफिक जाम से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर सुबह गहरा दबाव क्षेत्र बन गया। इस तूफान की वजह से अंडमान द्वीप समूह में भी भारी बारिश हुई है और अब यही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। ये चक्रवाती तूफान अगले 48 घंटे में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और आशंका है कि ये 12 अक्टूबर को आधी रात तक पूर्वी तट के राज्यों तक पहुंच जाए। ओडिशा में भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालातों का जायजा लिया है और मौसम विभाग को पल पल की जानकारी देने के लिए कहा है। ओडिशा में भी जल्द भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पंजाब के संगरूर में आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली है। प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने रैली की तैयारियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए जी जान लगा दिया है। राहुल गांधी संगरूर के गांव गामदा में एक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है, लेकिन ना ही मुख्यमंत्री बादल और ना ही उनके किसी मंत्री को न्योता दिया गया है। कांग्रेस की अनदेखी से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नाराज हैं और उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य ने अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस से पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। पवार ने सभी एनसीपी नेताओं से मीटिंग में चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहने को कहा है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि वैसे तो लोकसभा चुनाव की तारीख अप्रैल मई में है, लेकिन अगर आंध्र के 25-30 सांसदों ने इस्तीफा दिया तो हालात बदल भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि दंगा हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला है। नागर के इस बेतुके बयान से आने वाले दिनों में विवाद की आशंका है। एक तरीके से अंग्रेजों का जो यहाँ राज रहा है उसकी विरासत है और उसी की वजह से ये घटनाएं होती हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक विद्वेष पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए ये कई सारी घटनाएं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद लगातार आलोचना झेल रहे नागर ने कहा कि बांटो और राज करो की नीति अब भी कायम है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सीबीआई ने आयकर विभाग से मुलायम के बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी साधना की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए कहा है। सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि प्रतीक के लखनऊ में 4 प्रॉपर्टी है। मानवाधिकार आयोग की टीम आज मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित जिलों का दौरा कर पुनर्वास और राहत बचाव के कामों का जायजा लेगी। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में महाप्रलय के बाद राहत और बचाव के लिए विज्ञापनों पर खर्च के नाम पर 22 करोड़ रुपए लुटा दिए गए।